क्या रूस यूक्रेन युद्ध में एक नया इतिहास रचने वाला है? सोचिए, जैसे अचानक किसी पुराने उपन्यास के पन्नों से कोई नया रहस्य उभर आता है, वैसे इस संघर्ष में कुछ ऐसा ही होने को है। फरवरी 2022 की वो सुबह जब रूस यूक्रेन की टक्कर ने दुनिया भर में हलचल मचा दी थी, लेकिन यूक्रेन की निडरता और पश्चिमी देशों के अटूट समर्थन ने एक ऐसी कहानी की नींव रखी जिसे कोई भी पहले से नहीं सोच सकता था। आज ट्रंप अपनी बातों से रूस के प्रति खुला समर्थन दिखा रहे हैं, तो सवाल उठता है कि क्या ये बयान और कदम इस जटिल संघर्ष में एक नया मोड़ ला देंगे। जैसे किसी रहस्यमय कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ से सबकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, वैसे इस वक्त भी राजनीति के इस मंच पर एक नई चुनौती जन्म ले सकती है। इस वीडियो में हम न सिर्फ उस संघर्ष के मौजूदा हालात पर गहराई से नज़र डालेंगे, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक नेता की बोली हुई बात आगे चल के इतिहास की धारा को बदल सकती है, वैश्विक समीकरणों में हलचल मचा सकती है और किस तरीके से ये कदम आगे चलकर इतिहास के रंग बदल सकते हैं। इन संभावनाओं और संभावित परिवर्तनों की चर्चा करते हुए आइए एक कदम पीछे हटकर समझते हैं कि आखिर फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला ही क्यों किया था। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक लंबी भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का विस्फोट था। रूस का दावा था कि यूक्रेन का नाटो में शामिल होना उसकी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा था। पुतिन ने इसे रूस के अस्तित्व पर संकट करार दिया। नाटो का विस्तार लंबे समय से रूस के लिए चिंता का विषय बना रहा है, खास करके जब 2008 में यूक्रेन और जॉर्जिया को नाटो में शामिल करने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ गई थी। इसके अलावा पुतिन यूक्रेन को एक स्वतंत्र देश से ज़्यादा एक रूसी सभ्यता का हिस्सा मानते हैं। उनका मानना है कि पश्चिमी देश यूक्रेन को रूस के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे और इसी कारण उन्होंने फरवरी 2022 में विशेष सैन्य अभियान शुरू किया। लेकिन 3 साल के बाद स्थिति बदल चुकी है। रूस ने यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है, लेकिन यूक्रेन ने भी पश्चिमी सहायता के दम पे अभूतपूर्व प्रतिरोध दिखाया है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक सहायता दी और रूस को आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। हालांकि 2025 में जब ट्रंप दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति बने तो पूरी स्थिति बदल चुकी है। ट्रंप पहले भी नाटो की आलोचना कर चुके हैं और उनका मानना है कि अमेरिका को यूक्रेन के संघर्ष में नहीं पड़ना चाहिए। इसी कारण उनके सत्ता में लौटने के तुरंत बाद अमेरिका की विदेश नीति में बड़ा बदलाव आया है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के कुछ ही दिनों बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच मध्य पूर्व में एक बैठक हुई है। यह बैठक बेहद चौंकाने वाली थी, क्योंकि इसमें न तो यूक्रेन को बुलाया गया और न ही यूरोपीय देशों को। यूरोप के लिए यह एक खतरनाक संकेत था। क्या अमेरिका अब यूरोप की सुरक्षा को उतनी प्राथमिकता नहीं दे रहा जितनी पहले दी जाती थी? यूरोपीय नेताओं की चिंता है कि अगर अमेरिका पीछे हटता है तो क्या वे रूस के बढ़ते प्रभाव का अकेले सामना कर पाएंगे। इस बैठक में क्या हुआ यह पूरी तरीके से सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन यह स्पष्ट है कि ट्रंप प्रशासन रूस के साथ नए संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और इसमें यूक्रेन और यूरोप को भी पीछे छोड़ दिया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन से हाथ खींच लिया तो क्या यूक्रेन यह जंग जीत सकता है? क्या रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा? वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट नहीं है कि रूस पूरे यूक्रेन को हड़प लेगा, लेकिन अगर अमेरिका मदद कम करता है और यूरोप में राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है तो यूक्रेन के लिए हालात बेहद मुश्किल हो सकते हैं। अगर रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है तो यूरोप की सीमाओं पर एक नया भू राजनीतिक बदलाव होगा। बाल्टिक देश, पोलैंड और पूर्वी यूरोप के कई देशों के लिए यह एक बड़ा खतरा होगा। नाटो, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी देशों का सबसे मजबूत सैन्य गठबंधन रहा है, उसकी विश्वसनीयता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े हो सकते हैं। अगर अमेरिका ने समर्थन पूरी तरीके से रोक दिया तो इसका सीधा असर यूक्रेन के सैन्य अभियानों पर पड़ेगा। युद्ध में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वह है लगातार हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई। अगर अमेरिका यह सप्लाई रोकता है या इसे धीमा करता है तो यूक्रेन को या तो अपने सैन्य अभियान सीमित करने होंगे या फिर यूरोप से ज़्यादा समर्थन मांगना होगा। लेकिन यूरोप की अपनी सीमाएं हैं। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश यूक्रेन को सैन्य सहायता तो दे सकते हैं, लेकिन अमेरिका के स्तर की मदद कर पाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। दूसरी ओर अगर अमेरिका सीधे सीधे रूस के साथ बातचीत करके यूक्रेन को शांति वार्ता के लिए मजबूर करता है तो इसका एक और संभावित नतीजा यह हो सकता है कि यूक्रेन को अपनी कुछ क्षेत्रीय रियायतें देनी पड़ेंगी रूस को। रूस पहले ही यूक्रेन के 4 बड़े क्षेत्रों पर अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल करने का दावा कर चुका है और अगर ट्रंप रूस के साथ किसी प्रकार की डील करना चाहते हैं तो यूक्रेन पर दबाव होगा कि वह इन क्षेत्रों पर अपना दावा छोड़ दे। अब सवाल आता है यूरोप का। क्या यूरोप इस स्थिति में यूक्रेन के लिए पर्याप्त समर्थन जुटा पाएगा? इसका जवाब थोड़ा कठिन है। यूरोपीय देश अब तक तो एकजुट नजर आए हैं, लेकिन उनकी एकता की असली परीक्षा अब शुरू हो सकती है। अगर अमेरिका पीछे हटता है
तो यूरोपीय संघ को दो बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। सबसे पहला, क्या वे खुद आगे बढ़कर सैन्य रूप से यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेंगे, और दूसरा, क्या वे अपनी अर्थव्यवस्थाओं को रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर यूरोप एकजुट रहता है और अमेरिकी समर्थन की भरपाई करने की कोशिश करता है, तो इसका एक और नतीजा यह हो सकता है कि यूरोपीय देशों के रक्षा खर्च में भारी वृद्धि होगी। फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों को अपने रक्षा बजट में वृद्धि करनी पड़ेगी और नए गठबंधन बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर यूरोप अंदरूनी मतभेदों के कारण कमजोर हो जाता है, तो इसका सीधा फायदा रूस को मिलेगा। अब अगर नाटो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। नाटो का अस्तित्व द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना था, ताकि यूरोप को संभावित आक्रमणों से बचाया जा सके। अगर अमेरिका की नीतियों के कारण नाटो की एकजुटता पर सवाल खड़े होते हैं, तो यह सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रहेगा। पोलैंड और बाल्टिक देश जैसे कि लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पूर्वी यूरोप के अन्य देशों को भी असुरक्षा महसूस होने लगेगी। अब आइए कुछ संभावित परिदृश्यों पर विचार करते हैं। संभावना नंबर 1, अमेरिका यूक्रेन को पूरी तरीके से समर्थन देना बंद कर दे। अगर अमेरिका अपने हथियारों और आर्थिक सहायता को रोक देता है, तो यूक्रेन को अपनी रणनीति बदलनी होगी। पश्चिमी यूरोप से कुछ मदद और आ सकती है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होगी। इससे युद्ध का संतुलन रूस के पक्ष में झुक सकता है और हो सकता है कि यूक्रेन को अंततः रूस के साथ समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़े। दूसरी संभावना की अगर बात करें, तो अमेरिका अपने संबंधों को आर्थिक और व्यापारिक शर्तों से जोड़ दे। अगर ट्रंप प्रशासन यूक्रेन की मदद को उसके खनिज संसाधनों तक अमेरिकी कंपनियों की पहुंच से जोड़ता है, तो यूक्रेन के लिए एक नैतिक और रणनीतिक संकट खड़ा हो सकता है। एक तरफ उसे अपनी रक्षा के लिए अमेरिका का समर्थन चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ इससे उसकी आर्थिक संप्रभुता पर भी सवाल खड़े होंगे। तीसरी संभावना है कि यूरोप आगे बढ़कर अमेरिका की जगह ले ले। अगर यूरोपीय देश नाटो के अंतर्गत अधिक सैन्य सहायता देना शुरू करते हैं और अमेरिका की जगह लेते हैं, तो इससे यूरोप की शक्ति संतुलन में बदलाव आ सकता है। जर्मनी और फ्रांस को अपनी रक्षा रणनीति में बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। यूरोप को सामूहिक रूप से अपने सैन्य खर्च को बढ़ाना होगा। चौथी संभावना बनती है कि रूस यूक्रेन पर पूरी तरीके से कब्जा कर ले। अगर युद्ध लंबे समय तक चलता रहा और अमेरिका व यूरोप दोनों का समर्थन कम हो गया, तो रूस की जीत की संभावना बढ़ सकती है। इससे न केवल यूक्रेन खत्म हो जाएगा, बल्कि यह रूस को और अधिक आक्रामक बना सकता है। पोलैंड और बाल्टिक देशों को भी खतरा महसूस होने लगेगा और नाटो को अपनी रणनीति नई तरीके से बनाने की जरूरत पड़ेगी। पांचवी संभावना बनती है कि रूस यूक्रेन के बीच समझौता हो जाए। अगर अमेरिका बातचीत के लिए दबाव डालता है और यूक्रेन को कुछ क्षेत्र रूस को सौंपने पड़ते हैं, तो एक नाजुक स्थिति होगी। यह समझौता किसी भी पक्ष के लिए संतोषजनक नहीं होगा, लेकिन यह युद्ध को रोक सकता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को तानाशाह कहकर एक और विवाद खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि जेलेंस्की की लोकप्रियता केवल 4% की है और वे चुनाव नहीं करवा रहे हैं। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी जेलेंस्की को तानाशाह कहा। अब वास्तविकता को अगर देखें, तो जेलेंस्की ने 2019 में सत्ता संभाली थी और उनका कार्यकाल 2024 में समाप्त हो गया था। लेकिन युद्ध के कारण यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू है, जिससे चुनाव टाल दिए गए हैं और जेलेंस्की अभी भी पद पर बने हुए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह भी है इसमें कि पुतिन, जो खुद पिछले 25 सालों से रूस की सत्ता में हैं, एक ऐसे व्यक्ति को तानाशाह कह रहे हैं जो सिर्फ 3-4 महीनों के लिए ही अपने कार्यकाल से आगे बढ़ गया है, वह भी युद्ध की परिस्थितियों के कारण। पुतिन ने अपनी खुद की सत्ता को बरकरार रखने के लिए संविधान में संशोधन किए, मीडिया पर नियंत्रण रखा और अपने सभी राजनीतिक विरोधियों को किनारे कर दिया। लेकिन जेलेंस्की, जो अभी भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, उनके लिए तानाशाह शब्द का प्रयोग करना कहीं न कहीं हास्यास्पद लगता है। दूसरी ओर ट्रंप का यूक्रेन की खनिज संपदा पर नजर डालना इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे रहा है। अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को समर्थन दिया था बिना किसी प्रत्यक्ष लेन देन के, लेकिन ट्रंप इसे पूरी तरीके से ट्रांजैक्शनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि अमेरिका की कंपनियों को यूक्रेन के महत्वपूर्ण खनिजों पर नियंत्रण मिले, जिससे यह साफ हो जाता है कि यह युद्ध अब सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं, बल्कि एक आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी बन चुका है। अगर ट्रंप का यह रवैया यूक्रेन के लिए एक नई चुनौती बनता है, तो इसका सबसे पहला और सीधा असर यूक्रेन की सैन्य स्थिति पर पड़ेगा। अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को अरबों डॉलर की सहायता दी है, जिसमें एडवांस मिसाइल सिस्टम, ड्रोन, टैंक और लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल रहा है। लेकिन ट्रंप प्रशासन इस सहायता को कम करता है या इसे किसी आर्थिक या रणनीतिक शर्तों से जोड़ता है, तो यूक्रेन को तत्काल प्रभाव से अपने युद्ध संचालन की रणनीति बदलनी होगी। अंत में इन सभी संभावनाओं से एक बात तो तय है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ दो देशों की जंग नहीं है। यह एक भू राजनीतिक संघर्ष बन चुका है, जिसमें अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन सभी अपने अपने हित देख रहे हैं
और इसमें नुकसान केवल और केवल यूक्रेन का हो रहा है, वहाँ की जनता का हो रहा है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यह स्थिति और जटिल हो गई है। इन सभी सवालों के जवाब हमें आने वाले महीनों में मिलेंगे, लेकिन यह तो बिल्कुल स्पष्ट है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसमें अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन सभी किसी न किसी रूप से शामिल हैं। ट्रंप की सत्ता में लौटने से दुनिया की राजनीति में एक नया अध्याय खुल गया है और यह अध्याय तय करेगा कि आगे का वैश्विक संतुलन कैसा होगा। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का नया रुख यूक्रेन के लिए खतरा बन सकता है? क्या रूस यूक्रेन युद्ध एक नए मोड़ की ओर बढ़ रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या अमेरिका की भूमिका बदलने से नाटो और यूरोप की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार।